चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड की सोलिबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और वो फैक्टर पढ़ेंगे जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी किसकी, सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड के ऊपर। फैक्टर का मतलब क्या है, यानी आप कैसे सॉलिड की सोलिबिलिटी बढ़ा सकते हो लिक्विड के अंदर। उससे पहले लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोलिबिलिटी क्या चीज़ है। तो सोलिबिलिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन अपना, फिर पढ़ेंगे हम बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। तो आज की वीडियो के जो हमारे मेन टॉपिक है वो क्या रहेंगे बच्चों, सोलिबिलिटी पढ़ेंगे सॉलिड की लिक्विड के अंदर, और वो फैक्टर पढ़ेंगे जिसके ऊपर सॉलिड की सोलिबिलिटी डिपेंड करती है किसमें, लिक्विड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोलिबिलिटी हमारा है क्या। सोलिबिलिटी बच्चों क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर सोलिबिलिटी की बात हो रही तो उसका मतलब क्या है, यानी मैक्सिमम अमाउंट, जितना मैक्सिमम सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जितना मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता हो, डिसोल्व हो सकता हो किसमें, इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दे दूँ तो तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपके पास ये क्या है, सोलवेंट, इसमें ये आप सोलवेंट मान लो, सोलवेंट आपने सपोज कर लो यहाँ पे मान लिया वाटर, और इस टाइम यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, और जी प्रेशर है यहाँ पे 1 एटमोसफेयर प्रेशर। अब आपके पास जो वाटर है, वाटर मान लो यहाँ पे आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया, और ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सोलवेंट की तरह। सोलवेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी जो सब्सटेंस ज़्यादा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो आपने वाटर यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया। अब इसके अंदर आपने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया एक्स। पहले आपने क्या किया, सब्सटेंस मान लो जो एक्स है, आपने इसके अंदर 10 ग्राम ऐड किया, यानी 10 ग्राम एक्स इसके अंदर ऐड किया, तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो गया आराम से। फिर आपने क्या किया, 20 ग्राम एक्स लिया, यानी कोई सब्सटेंस एक्स, फिर ये क्या हुआ, ये भी इसके अंदर डिजोल्व हो गया। आपने फिर 30 ग्राम लिया, ये भी इसके अंदर डिजोल्व हो गया। समझ रहे नहीं बात को, यानी साइड डिजोल्व हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे आपने 40 ग्राम डाला तो 40 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हुआ। फिर आपने क्या किया, 31 ग्राम डाल के देखा, वो भी नहीं ऐड हुआ। यानी 30 ग्राम तक इसके अंदर सिर्फ क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है, इस सब्सटेंस की जो सोलिबिलिटी है वो कितनी है, 30 ग्राम, यानी मैक्सिमम अमाउंट। सोलिबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का जितना मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता हो किसके अंदर, इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट। गिवन क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे सोलवेंट की, 100 ग्राम, और गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर भी आपके सेट होने चाहिए। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी अब अगर हम बात करें 1 एटमोसफेयर प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस और 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, यानी कितना सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है, 30 ग्राम। तो एक्स की यहाँ पे सोलिबिलिटी कितनी है, 30 ग्राम। सीधी सी भाषा में बात यह है, यानी जितना मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है किसी सब्सटेंस को, वो इसकी क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी। अब चलिए बच्चों, इसके बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी डिसोल्यूशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे फैक्टर्स पे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है किसकी सोलिबिलिटी, सॉलिड की सोलिबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अपना डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा पढ़ना, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट वगैरह में, आईआईटी वगैरह में, और आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन आपका क्या है, जिसे डिसोल्यूशन भी कहते हैं कुछ, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन बच्चों क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सी, व्हेन solid solute is added to the solvent। यानी अभी तक क्या बोला गया इसमें, when solid solute is added to the solvent। जब आप solid solute को किसके अंदर ऐड करोगे, solute क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, solute। तो जब आप solid solute को किसके अंदर ऐड करोगे, solvent के अंदर, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, some solute dissolves and its concentration increases। ये increases आप इसे पूरा लिख लेना, its concentration increases in the solution। this, यहाँ पे फुल स्टॉप, this process is known as, इतनी तगड़ी डेफिनेशन है बच्चों। आप जब तक मैं लिख रहा हूँ आप थोड़ा काट के देख लिया करो, कोई नहीं है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करो। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं,
जब आप सॉलिड सॉल्यूट ऐड करोगे, एक एक वर्ड का मतलब समझो, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, जब आप सॉलिड सॉल्यूट को किसके अंदर ऐड करोगे, सॉल्वेंट के अंदर, तो तब क्या होगा बच्चों, सम सॉल्यूट डिसोल्व्स, यानी क्या होगा, कुछ सॉल्यूट क्या होगा, डिसोल्व होगा, सम सॉल्यूट डिसोल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, यानी कुछ सॉल्यूट उसका, जब आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या किया बच्चों, सॉलिड सॉल्यूट को डिसोल्व किया, सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या किया, सॉल्यूट को डिसोल्व किया, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ सॉल्यूट डिसोल्व होगा। सपोज करो आपके पास, ऐसे थोड़ा एग्जांपल लो, आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, मान लो आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट हमारा जनरली हम यहाँ पे लिक्विड लेके चलेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो आपने इसके अंदर कितना सॉल्यूट ऐड किया, आपने ऐड किया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम आपने इसके अंदर क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया। अब क्या होगा, जैसे आप इसके अंदर 50 ग्राम डाला आपने, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ सॉल्यूट डिसोल्व होगा, ऐसा नहीं सारा एकदम से डिसोल्व होगा। जैसे आप भाई घर में आकर आपने देखा हो, आप पानी का गिलास लो, उसके अंदर चीनी डाल लो, सारी चीनी थोड़ा ना एकदम से डिसोल्व होती है, ठंडा अगर आप, फिर आपको क्या थोड़ा सा चलाना पड़ता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस चीज़ का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन का, जब आप सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करो किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ सॉल्यूट क्या होगा, डिसोल्व होगा, कुछ सॉल्यूट जब डिसोल्व होगा एंड इट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसके अंदर बढ़ेगी, सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट की मात्रा किसके अंदर बढ़ेगी, सॉल्यूशन के अंदर। भाई कुछ सॉल्यूट जब डिसोल्व होगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट की। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो सीधी सी भाषा में ये है, बस अगर आपको सिंपल बताऊं, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ मिक्स होना एक तरीके से क्या है, डिसोल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स होगा उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन क्या है बच्चों, दोबारा सुनो अच्छे से, यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ मिक्स होना और सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ना किसकी, सॉल्यूट की। पर जितना ज़्यादा घुलेगा इसके अंदर उतना ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मान लो यहाँ से इसमें 20 ग्राम घुल गया तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़, फिर थोड़ी देर बाद 30 ग्राम, ऐसे कर करके ये बढ़ता चल जाएगा। तो आपका क्या है, डिसोल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था आपका डिसोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, जिस टाइम आप सॉल्यूट को किसके अंदर डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर, उसे डिसोल्व करोगे, तो उस टाइम क्या होगा, सम सॉल्यूट, तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड with each other, collide with each other and get separated out of the solution. This process is known as क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आप यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक ही वो है, मतलब बिल्कुल सही है दोनों स्पेलिंग। तो अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जिस टाइम आप सॉल्यूट को किसके अंदर डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ क्या होंगे, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर मारेंगे, यानी सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल अपने साथ एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। भाई जब जैसे आप मान लो, सपोज करो भाई कोई भी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम मतलब कोई कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, मान लो नीट वगैरह किसी का भी, तो वहाँ पे क्या सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब आपस में सब एक दूसरे के साथ टक्कर ही तो मार रहे हैं भाई, जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो एक दूसरे को हटा देगा वहाँ से। तो वही गेम बिल्कुल यहाँ पे, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, यानी कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड का मतलब है टक्कर मारते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड विद ईच अदर एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से क्या हो जाते हैं, बाहर। समझे आप बात को। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल तो क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक दूसरे के साथ टक्कर मार के बाहर। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखा दूं जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए। आप इसका एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या मैं इस कंटेनर को दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपरले वाला पार्ट अलग कर दूंगा, नीचे वाला पार्ट अलग। नीचे वाले वाला पार्ट तो सॉल्यूशन के लिए, मतलब नीचे सॉल्यूशन बन चुका। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे साथ क्या हो चुके हैं, डिसोल्व हो चुके हैं। और ऊपर वाले पार्ट में क्या दिखा रहा हूँ, अनडिसोल्व्ड सॉल्यूट, जो सॉल्यूट डिसोल्व ना हुआ हो। अब इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया बच्चों, अब आप देखना, आपने ऐड किया सॉल्वेंट, सॉरी आपने ऐड किया सॉल्यूट। आपने ऐड किया सॉल्यूट है आपका 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ये 10 पार्टिकल हमने ले लिए। अब बिल्कुल ध्यान समझना है, हमारा क्या है सोल्यूट, ये सोल्यूट के पार्टिकल है। अब ये जो सोलवेंट है, मतलब यहाँ पे हमने अभी तक तो, अब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी सबसे पहले डिसोल्यूशन होगा, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन आपको दोनों यहीं से समझ में आ जाएंगे एकदम से। अभी तक हमने क्या किया, नीचे वाला पार्ट हमने सोलवेंट मान लिया, चलो अभी नीचे सोल्यूशन छोड़ दो, नीचे हम सोलवेंट ही मान लेते हैं और ऊपर हमने सोल्यूट मान लिया। अब क्या हुआ, जैसे आपने ऐड किया तो कुछ पार्टिकल तो इसके अंदर चल जाने शुरू हुए ऐसे करके, ये यहाँ पे चले गए ऐसे, तो 1 2 3 4 5, ये क्या आपका डिसोल्यूशन, यानी क्या हुआ, सोल्यूट की मात्रा बढ़ रही है किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। सोल्यूशन बन रहा है नहीं भाई, इसकी मात्रा इसके अंदर बढ़ रही है, क्या है डिसोल्यूशन, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल यहाँ से चले गए नीचे। अब सपोज करो इसकी जो लिमिट थी, अब लिमिट भी होती है सोलवेंट की अपनी, भाई जितना डिजोल्व कर सकता हूँ, इसकी लिमिट मान लो सिर्फ 5 पार्टिकल की थी, 5 पार्ट, तो नीचे वाला पोर्शन तो क्या बन गया अब सोल्यूशन, और ऊपर क्या रह गया अनडिजोल्व्ड सोल्यूट। अब इसके बाद इसकी लिमिट सिर्फ कितने की, 5 की, तो अब क्या होगा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, कुछ अब सपोज करो यहाँ से एक पार्टिकल नीचे गया, इसकी लिमिट 5 की, तो यहाँ पे इसमें टक्कर मारेंगे एक साथ, मान लो इसने इस पर कोलाइड किया, ये वापस यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, मतलब रहेंगे ओवरऑल कितने, 5। भाई यहाँ से कहाँ चला गया, इस वाला ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया। सीधी सी बात क्या है, यानी कुछ सोल्यूट पार्टिकल एक दूसरे साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और उन्हें सोल्यूशन से क्या कर देंगे बाहर। भाई इसकी लिमिट मान लो कितनी, 5 की है, तो अब इसके बाद जितने भी आएंगे, सपोज करो ये आया यहाँ पे अंदर, इसके बाद टक्कर मारेगा, ऐसे क्या कर देगा, ये तो अपने आप यहाँ आ गया, ये बाहर हो जाएगा यहाँ से, मतलब बात रहेगी वो ओवरऑल वही। तो आप कैसे समझना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेनी, सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक आप क्या समझे, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, बस सोल्यूट का किसमें, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ना किसके अंदर बच्चों, सोल्यूशन के अंदर, जब तो। और दूसरा आपका क्रिस्टलाइजेशन, यानी कुछ सोल्यूट के पार्टिकल आपस में टक्कर मार के आ जाते हैं सोल्यूशन से बाहर, ये आपका क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद फिर आपका होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, व्हेन नो मोर सोल्यूट is dissolved in the solution at a given temperature and pressure। ये आपको ध्यान समझना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब सोल्यूट बिल्कुल डिसॉल्व होना बंद हो जाए किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपने क्या किया, सपोज करो मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊँ छोटा सा, इसके हेल्प से अगर आप समझोगे, चलो यहाँ पे बनाओ, ये दिख रहा होगा आपको। आपने यहाँ पे क्या किया, मान लो सोलवेंट ले लिया, कोई भी 100 ग्राम मान लो, फिर से सोलवेंट ले लिया। आपने इसके अंदर क्या किया, कोई सोल्यूट ऐड किया, मान लो शुगर ही ले लिया आपने, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। इसके अंदर आपने क्या किया, सोल्यूट ऐड किया। आपने इसके अंदर ऐड किया मान लो पहले 10 ग्राम इसके अंदर डिसोल्व हो गया, फिर 20 ग्राम किया, वो भी इसके अंदर डिसोल्व हो गया। इसके बाद 20 के बाद जब आपने 21 ग्राम डिसोल्व करने की कोशिश की, 21 ग्राम, 1 ग्राम भी इसके बाद डिसोल्व होना बंद हो गया, यानी सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। दोबारा सुनो बात को, आपने इसके अंदर 10 ग्राम डिसोल्व किया, वो भी हो गया, 20 ग्राम डिसोल्व किया, वो भी हो गया, इसके बाद 1 ग्राम भी इसके अंदर डिसोल्व नहीं हो पा रहा, यानी अब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी क्या होगा, जब आपका सॉल्यूशन में मतलब और सोल्यूट ऐड होना, बिल्कुल मिक्स होना बंद हो जाए, बिल्कुल व्हेन, ये लिखा व्हेन नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के लिए सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड। अब इसमें और कोई सोल्यूट क्या नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन पता लग गया आपको, क्रिस्टलाइजेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोबारा सुन लो 1 मिनट में फिर से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यानी जितना मैक्सिमम सोल्यूट घुलना था वो उतना घुल चुका, अब सॉल्यूशन आपका सैचुरेट हो चुका है, लेकिन इस टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। आप अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदलोगे तो फिर आपकी, जैसे आपने मान लो पानी लिया ठंडा, उसके अंदर चीनी डाल लो आप, तो क्या है, जितनी घुलनी तो घुल, लेकिन कुछ चीनी घुल नहीं पाती, फिर से आप गर्म करो फिर वो घुल जाएगी, तो यानी टेम्परेचर बदलोगे तो फिर अलग बात है, यानी इस टेम्परेचर इस प्रेशर के लिए क्या है, सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सबसे मेन है ये पार्ट है, जो उनसे अब हम शुरू करेंगे। अब हम वो फैक्टर देखेंगे जिस पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, किसकी, सॉलिड की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर।
तो सबसे पहला फैक्टर हमारा रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे टॉपिक डालिए अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी का अफेक्ट करते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे आपको 3 मेन फैक्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला फैक्टर बच्चों आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। तो सबसे पहला फैक्टर आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहली चीज़ तो आदमी का नेचर ही, आदमी का नेचर कैसा है, जब भी तो आपसे दोस्ती बनेगी। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, मैं आप लिख दे रहा हूँ, उसके बेस पे आप यहाँ पे समझोगे आगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, लाइक, यहाँ पे आप ध्यान से, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब क्या है, बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब जो जैसा है वो ऐसे के साथ ही घुलेगा भाई। जैसे क्लास के अंदर जो जैसे बच्चे हैं उसी के साथ बैठते, आवारा बच्चे आवारा के साथ बैठते, पढ़ने वाले के साथ बैठते, बैक बेंचर के पास बैठते, वही बिल्कुल सिस्टम यहाँ पे लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व का मतलब क्या है, जो जैसा है वैसे के साथ ही घुलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस बेस पे आपका पहली कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट मान लें। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में तो अलग तरीके से, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिख के दिखा रहा हूँ। अभी हम इसी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर आपका क्या है, पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ पे तक आपने क्या समझा। तो पहला क्या बोलता है, इसी के बेस पे पढ़ रहे हैं सब कुछ। यानी अगर आपका सोल्यूट पोलर है, यानी पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपका सोल्यूट पोलर है तो आपका सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा 3 या 4 मिनट की, जिससे आपके वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो 11th क्लास का टॉपिक है। लेकिन एग्जाम्पल देख लो आप। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक में हमने पहला क्या समझा भाई, अगर पोलर सोल्यूट है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पोलर सोल्यूट किस साथ डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ। सपोज तो यानी अगर आपका पोलर सोल्यूट है, पोलर सोल्यूट प्लस पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, घबराने वाली बात नहीं, पोलर सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वाटर। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए पोलर सोल्यूट हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तब नहीं होगा, या नॉन पोलर सोल्यूट हो और पोलर सॉल्वेंट हो तब भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा। इसके बेस्ट एग्जांपल है आपके, जो आपको याद रखने बिल्कुल अच्छे से, कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, ना कोई ड्रामा, अपने सीधे पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल आपका फर्स्ट क्या है इसका, इसमें जैसे आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये आपका पोलर होता है, आपको याद रखना है। NaCl, शुगर, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, शुगर और आपका ग्लूकोज, ये सब आपके क्या हैं, पोलर। कभी आप किसी और के चक्कर में आ जाओ, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड पोलर है, शुगर भी, ग्लूकोज भी इन वाटर क्या आपका वाटर पोलर है। NaCl शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6। शुगर का C12H22O11। ये फॉर्मूले वाटर का तो आपको बताइए। तो वाटर आपका कैसा है, पोलर है। तो जैसा है वैसे एक साथ ही डिजोल्व होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करते, सिंगल सेकंड भी। केस आपका सेकंड, केस सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं यहाँ से अगर, चलो आप इसे नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। केस सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपका नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे
यानी अगर आप शॉर्ट में लिख दो ऐसे, नॉन पोलर सोल्यूट प्लस नॉन पोलर ही क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सोलवेंट, तब आपका क्या है सॉल्यूशन बन जाएगा। समझो अच्छा, यानी अगर नॉन पोलर सोल्यूट है, नॉन पोलर सोलवेंट, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सही है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको इसमें स्क्रीन में सब कुछ, तो आपको याद रखना है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इस वाले एग्जाम्पल में इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूँ। नॉन पोलर सोल्यूट, जैसे नॉन पोलर सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नेप्थलीन, इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इधर एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल आपका जैसे नेप्थलीन, 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 नेप्थलीन बोल तो सभी को पता होंगे जो हम टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं। नेप्थलीन ये क्या है बच्चों, यहाँ पे टी, नेप्थलीन बोल्स, यानी नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एंथ्रासीन ये बीमारी यूज़ होते हैं ऐसे टॉयलेट वगैरह में, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये क्या आपके नॉन पोलर, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्हें आप नोट कर लें, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड। इन बेंजीन, बेंजीन आपको याद रखना है, बेंजीन आपका कैसा है, नॉन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट जैसे आपका कैसा हो गया, वाटर हो गया, नॉन पोलर सोलवेंट का एग्जांपल क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और एग्जांपल दे दो आपको जैसे ईथर, और जी आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसे हैं आपके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन, ईथर और आपका कौन सा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके नॉन पोलर सोलवेंट है। बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता नॉन पोलर सोलवेंट कौन सी, इस बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल आपको जो याद रखने। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने इसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली बात है, बस एक की पॉइंट क्या है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये आपके NCERT का पॉइंट है, NCERT का, ऐसा नहीं मैं अपने आप बना रहा हूँ कहीं बैठ के बुक में, तो ये आपको याद रखना है। जो जैसा वैसे के साथ बोलेगा, पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट के साथ, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट के साथ। इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सेकंड फैक्टर की ओर। सेकंड फैक्टर आपका टेम्परेचर। पहला आपका क्या था बच्चों, नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो नेचर वाला भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो देखो सब कुछ ही है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट आपका क्या है बच्चों, टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी आपके दो केस बनेंगे, क्योंकि जो आपका डिसोल्यूशन हो सकता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स हो रहे हो, यानी एक दूसरे के साथ मोहब्बत में आ रहे हो, रिश्ता बना रहे हो कोई, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। तो जो आपका डिसोल्यूशन है, इसके अंदर अभी आपके दो केस होंगे। केस फर्स्ट डिसोल्यूशन, या इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन आपका कैसा हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उस साइड जहाँ कम पड़ती नहीं, तो इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन आपका कैसा है, एंडोथर्मिक, तो एक केस तो हो जाएगा। केस सेकंड इसे एक्सप्लेन करेंगे भी, लेकिन मैं उधर भी लिख दूँ पहले। इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अब डिसोल्यूशन मतलब जब सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हो, तो तब क्या हो सकता है भैया, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। जैसे मान लो आप कभी, अगर सबको सबसे बेस्ट एग्जांपल दो, आप ग्लूकोज देखो, जैसे ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी को आप वाटर में डाल के देखना, तो आपका जो ग्लास है वो ठंडा हो जाएगा, यानी वो क्या कर रहा है, हीट बाहर से ले रहा है। भाई जब बाहर से हीट ले रहा है, यानी बाहर की सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो तभी तो आपको ठंडा फील हो रहा है। अगर मान लो ये चीज़ गर्म है, बिल्कुल एक मिनट सुनना ध्यान से, अगर ये चीज़ गर्म है, मैं इससे हीट ले लूँ, तो ये ठंडा फील होगा नहीं ये चीज़, तो वही चीज़ है। तो कुछ रिएक्शन में तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं बोल सकते, नहीं क्या, सिर्फ मिक्सचर है। तो जब क्या होगा, डिसोल्यूशन, यानी सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे साथ मिक्स होगा, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसके अंदर बढ़ेगी, सोल्यूशन के अंदर। तो अगर एक केस में तो क्या है, एंडोथर्मिक। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना। एंडो का मतलब क्या होता है, इन, थर्मिक का मतलब हीट, यानी हीट इन, अगर हीट अंदर जा रही है, हीट इन। तो जब एनर्जी हीट, इसमें क्या होगा, आपका जो चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एच, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब हीट या एनर्जी,
एच क्या है, एंथैल्पी। ये कैसा है भाई, आप सोच के देखो, मान लो आपके पास ये सॉल्यूशन बन रहा है, समझे आप ध्यान से। पहले इसके पास मान लो एनर्जी थी 10 जूल, यानी 10 जूल। अब जैसे आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाला, डिसोल्यूशन हुआ, तो इसने एनर्जी और एब्जॉर्ब की। जब आपने इसने एनर्जी और ज़्यादा एब्जॉर्ब की तो एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, मान लो होगी 30 जूल। तो चेंज कितना आएगा, पहले 10 था अब कितना है 30, तो चेंज 30 में से 10 गया 20। तो डेल्टा एच यानी जो चेंज है एंथैल्पी को कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 से। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एच बराबर किसका है, 30 माइनस 20, यानी 30 माइनस 20 क्या है 10, प्लस का है माइनस का, प्लस का, यानी डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन 0 से। या आप और क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब एंडोथर्मिक यानी जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अब क्या होगा, इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी, सॉलिड की, इसके अंदर लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोच के देखो। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे यानी एनर्जी की जरूरत है, हीट की जरूरत है। तो इससे तो फायदा भी, जितना आप इसे टेम्परेचर दोगे उतना ही खुश रहेगा। भाई किसी को मान लो पहले ही ठंड लग रही है, उसके पास एक कंबल है, मान लो सर्दियों, मान लो उसे ठंड लग रही है, अब उसे क्या टेम्परेचर यानी हीट की जरूरत पड़ रही है, उसके पास एक कंबल, आप इसे एक रजाई और दे दो कुछ और, वो तो और ज़्यादा खुश जाएगा। तो वही तो चीज़ है बिल्कुल, भाई हीट एनर्जी इसे तो चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसके बाद आप दूसरा देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, आप सोच लो ठंड हो रही है, किसी आप रजाई ले लो तो वो तो मर जाए, ऐसे ही बिल्कुल ये खेल है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी सॉलिड की इन लिक्विड। तो सीधी सी बात है भाई, इसे हीट एनर्जी की जरूरत है। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करना। टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी इसकी, सॉलिड की लिक्विड के अंदर। तो ये दो केस आपको याद रखने। केस फर्स्ट में अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या था, आउट, और थर्मिक का मतलब हीट, थर्मिक हीट आउट, यानी एनर्जी आउट होना। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। क्योंकि सपोज करो आपके पास ये सॉल्यूशन था, इसके पास मान लो पहले थी 30 जूल एनर्जी। अब आपने जैसे इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया तो इसमें से हीट निकल गई, यानी डिसोल्यूशन। इस बार जब सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स हो रहे हैं, इस बार हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, यानी हीट वो छोड़ रहे हैं बाहर। जब हीट वो छोड़ रहे हैं बाहर, हीट में छोड़ रहे हैं तो हीट एनर्जी कम होगी। मान लो पहले 30 थी, अब कितनी होगी 10। तो चेंज कैसा आएगा, 10 में से आप 30 घटाओ, फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसा आएगा, माइनस का 20, डेल्टा एच कैसा, माइनस का 20, ऐसे चेंज निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच क्या होगा, 0 से छोटा। और आप सीधा सिर्फ देख सकते हो, जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, 0 से छोटा, यानी डेल्टा एच कैसा होगा इस बार। और आप क्या बोल सकते हो, जब 0 से छोटा है डेल्टा एच किसके बराबर होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, तो सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या होगी बच्चों, सोल्यूबिलिटी होगी इस बार डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज क्यों होगी भाई, वो तो पहले एनर्जी छोड़ रहा है, उसके पास पहले इतनी ज़्यादा हीट है। मान लो आप सपोज करो कोई पहले गर्मी में बैठा है, आप कोई ऐसी जगह बैठा है, कमरे में बैठा है जहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब अगर आप ऊपर से और क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, आप पंखा बंद कर दो या वहाँ पे हीटर रख दो ले जाके। एक तो वहाँ पे पहले गर्मी हो रही है, ऊपर से आप वहाँ ले जाके हीटर चला दो या कुछ ऐसी चीज़ चला दो, गर्मी पैदा कर दे, तो वो तो परेशान होगा नहीं। तो वही चीज़ है, वो तो पहले से हीट एनर्जी रिलीज करा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है, एक्सोथर्मिक के केस में जब डिसोल्यूशन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, तो तब सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी किसकी, सॉलिड की इन लिक्विड के अंदर। इसके बाद अगर आप दूसरा केस है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी किसमें, सॉलिड की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्योंकि वो तो एनर्जी पहले इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो वो तो खुश हो जाएगा, भाई टेम्परेचर घटा दो। मान लो कोई भाई आपको बता, जैसे लाइट पहले, मान लो पहले गर्मी हो रही है वहाँ पे, और आप वहाँ पे टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या है, वहाँ पे एसी वगैरह चला दो तो खुश हो जाएगा।
थर्ड फैक्टर है बच्चों हमारा प्रेशर। अब थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम 2 फैक्टर पढ़ चुके हैं, अपना नेचर वाला और दूसरा आपका टेम्परेचर वाला। अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घटेगी। किसकी? सॉलिड, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं बच्चों। ये तो बिल्कुल छोटा सा 1 मिनट का काम रह गया, बिल्कुल वीडियो खत्म होने वाली। प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का क्या मतलब बच्चों? अब अगर प्रेशर की बात करें, अब आपके जो आपने अगर कभी 9th क्लास में पढ़ा हो, जब प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी सॉलिड और लिक्विड की, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, यानी उन्हें आप क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और किसी चीज़ को अगर आपको कंप्रेस करना है तो आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर तो लगाओगे आप। तो अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रैक्टिकली यानी असली दुनिया के हिसाब से बात करें, सब कुछ भाई केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकली सॉलिड्स एंड liquids are incompressible मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकते प्रेशर बढ़ाने से भी। तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो प्रेशर does not affect solubility of solid in liquid। यानी प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता किस पे? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। बस इतना सा फैक्टर था। यानी सॉल्युबिलिटी जो है ना सॉलिड की लिक्विड के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है किससे? प्रेशर से। मेन इफेक्ट कौन डालता है? नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट, वो आपको बता दिया। और दूसरा फैक्टर आपका क्या था बच्चों? टेम्परेचर। सो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से रिलेटेड अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे वीडियो को दोबारा देखो, कोई भी उसके बाद वैसे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो भी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा। सो बाय।